चलिए आज चैप्टर 2 है क्लास 12 क्लास का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 है। पहला जो चैप्टर है आपको चैनल पर टॉपर क्लासेस 1M पे डाला गया है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर फ्लेमिंगो बुक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ यहाँ राइटर के बारे में बताया गया है। जो पहला सेकेंड चैप्टर का नाम है लोस्ट स्प्रिंग। क्या चैप्टर का नाम है? लोस्ट स्प्रिंग, फ्लेमिंगो बुक का है। तो राइटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है? एनिस जंग इसका राइटर है। कौन है जी? एनिस जंग। कहता है 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। ठीक है जी। कहता है कि इनका जो जन्म हुआ राउरकेला में हुआ है जी। ठीक है, लेकिन जो उसके बाद जो उनका जो बड़ा हुआ किशोरावस्था कह सकते हैं, वो जो कहाँ ज्यादा उनका भी था हैदराबाद में। ठीक है, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहता है कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की हैदराबाद से और कुछ पढ़ाई कहाँ से जी? अमेरिका से भी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर का माने उनके माता पिता भी कह सकते हैं कि राइटर थे, लिखने का काम करते थे। ठीक है, बुक्स लिखते होंगे, स्टोरी राइटिंग लिखते होंगे। ठीक है, कहता है आगे जी कि एनिस जंग बिगेन हर कैरियर। कहता है एनिस जंग जो राइटर है द लॉस्ट स्प्रिंग के, वो अपना अपना जिंदगी का शुरुआत करते हैं एज ए राइटर इन इंडिया। ठीक है, का इंडियन लेखन के रूप में, एक लेखक के रूप में शुरू करते हैं अपना कैरियर। शी हैज बीन एन एडिटर ऑफ कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड द अब्रॉड एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स। और क्या किए उन्होंने? न्यूज़पेपर में कुछ अपने जो भाग थे लिखना शुरू किए न्यूज़पेपर के लिए, और फिर बाद में क्या किए जी? अपना भी बुक लिखते हैं। सेवरल बुक्स मैंने बहुत सारे बुक्स किताबें लिखी हैं, उसी में से एक हम लोग का यहाँ आज पढ़ना है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, द फ्लोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक्स लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, उसी बहुत सारे जो एनिस जंग किताबें लिखी है उन्हीं में से एक जो यहाँ दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग। Here she analyzes the blinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploration। ठीक है, अब जो ये कहानी में है ये निजंग, जो बच्चे होते हैं उनके गरीबी के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बस इतना जान लीजिए कि जो लोस्ट स्प्रिंग है उसके राइटर जो है एनिस जंग है, जो राउरकेला में बचपन बिताया, उसके बाद हैदराबाद और अमेरिका में भी शिक्षा ग्रहण किए। उनका माता पिता दोनों राइटर थे। ठीक है, और उसके बाद फिर वो भी अपना इंडिया के लेखक के रूप में अपना जीवन स्टार्ट करते हैं। उन्होंने उन्होंने मतलब एनिस जंग ने बहुत सारे कहानियां लिखी, उन्हीं में से एक यहाँ दिया है लॉस्ट स्प्रिंग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कहता है चैप्टर, ध्यान देंगे कि समटाइम्स, कभी कभी। समटाइम्स मतलब कभी कभी। ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा स्टोरी है, समझ में पूरा पूरा आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन अ गार्बेज डम्प। कहता है कभी कभी मैं कूड़े कचरा में से कुछ पैसे भी पा लेता हूँ। ठीक है, अब कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, पूरा स्टोरी समझेंगे तो क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, वाई डू यू डू दिस? तुम यह क्यों करते हो? किसने पूछा? लेखिका ने, इनिस जंग ने किससे पूछा? तो आगे चलेंगे। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for a gold in the garbage dump for my neighborhood। यानी लेखिका पूछती है, किसको पूछती है? एक बच्चा से पूछती है। किससे पूछती है? आई आस्क साहेब, साहेब से पूछती है कि तुम मेरे जो पड़ोस में होते हो, तुम क्या खोजते हो, क्या ढूंढते हो प्रतिदिन। ठीक है, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब है बहुत समय पहले ही अपना घर छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ा है आगे देखेंगे। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। जो ग्रीन फील्ड का यहाँ मतलब है जो खेती बाड़ी से है, ऑफ ढाका। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। कहता है कि जो पहले उन लोग रहते थे ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, जो है बांग्लादेश में है। कहता है कि
जो लेखक सॉरी जो साहेब है उसके दिमाग में कुछ यादें नहीं है अपना घर के ढाका के बारे में। वो बताता है देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स। हिज मदर टेल हिम, कहते हैं उसकी माँ बताती है बाबू, उसकी माँ उसको बताती है कि एक बार आंधी तूफान बहुत जोर आया था, हम लोग का घर दूरा फिर खेत खरियान सब उड़ा पुड़ा के ले गया, इसीलिए हम लोग वहां बांग्लादेश जो ढाका है वहां छोड़ दिए। दैट्स वाई, कहता यही बात है कि दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नो लिव्स। कहता है यही बात है कि हम लोग अब क्या ढूंढते हैं, गोल्डन इन द बिग सिटी। कहते हैं बड़ी बड़ी शहर में जितना बड़ा शहर होगा उतना ज्यादा कूड़ेदान होगा, उतना कूड़ा कचरा होगा, उतना लोग प्लास्टिक कूड़े कचरा का सामान फेंकेंगे, वही उन लोग बेच बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। कौन? साहेब एंड इसके फैमिली, और भी लोग होंगे आगे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है जी? कहता है फिर से, दैट्स व्हाई दे फील एंड होम्स हिज मदर टेल्स हिम, सॉरी यहाँ से, दैट्स व्हाई दे दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर दे नाउ लिव। कहता है कि यही कारण है कि अब उन लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े शहर में जाके गोल्ड लुकिंग यानी कि क्या खोजते हैं रे, कूड़े कचरा के ढेर में कुछ कीमती वस्तुएं खोजते हैं जिससे बेच के उनको दो पैसा आए और इससे उनका घर द्वार चल सके, खाना पीना खा सके। आई हैव नथिंग इज टू डू, इसके अलावा मेरे पास कोई दो रास्ता नहीं है। जो साहेब बताता है लेखिया को कि यही है कि मेरे पास एक रास्ता है कि हम लोग कूड़े कचरा बीनते हैं, उससे जो पैसे आते हैं उसी से हम लोग खाते पीते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाया। कौन? साहेब। लुकिंग अवे, और का ऐसे इस तरफ से देख के साहब से, जैसे साहब जैसे लेके यहाँ खड़ा है तो साहब ऐसे देख के इसे बोलता है यही रास्ता है, मेरे पास दूसरा कोई कमाने का साधन नहीं है। वो बुदबुदाता है लेखिका के सामने। ठीक है, कहता है गो टू स्कूल, I say glibly, realizing immediately now follow the advice must sound। ठीक है, गो टू स्कूल कहती है, आई से ग्लिबली, लेखिका उससे पूछती है कि तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेखिका जो बोलती है तो आगे देखेंगे बताया गया है क्या हुआ था। कहती है लेखिका कि स्कूल जाते हो। लेखिका पूछती है देर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड। अब जो साहेब बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। ठीक है, वेन दे बुल्ड वन आई विल गो, यदि आप बनवाएंगे, यदि कोई बनवाएगा, यदि आप बनवाएंगे तो मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो। ठीक है, बोलता है कि मैं वहां जाऊंगा। कौन बोलता है? साहेब बोलता है लेखिका के। जब लेखिका बोलती है स्कूल जाते हो, तो साहेब क्या बोलता है कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है, यदि आप बनवाएंगे तो मैं जाऊंगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल आई विल यू कम। ठीक है, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल यू विल यू कम। कहता है यदि मैं स्कूल स्टार्ट करता हूँ तो तुम आओगे, क्या तुम आओगे? लेखिका पूछती है, आई आस्क हाफ जोकिंग। कहता है लेखिका मजाकिया अंदाज में पूछती है, यदि हम स्कूल बनवाएंगे तो तुम आओगे? लेखिका मजाकिया अंदाज में साहब से पूछती है। ठीक है बाबू, आगे देखेंगे दोस्त। A few days later, I see him running up to me। कुछ दिनों के बाद लेखिका देखती है कि वो फिर से उसके जो साहब था उसके पीछे दौड़े आता है। किसके पीछे? लेखिका के पीछे। इज योर स्कूल रेडी? अब बच्चा जो साहब है क्या लेखिका से पूछता है। जब एक दिन बात है, जब लेखिका जा रही थी, पीछे पीछे साहब आता है दौड़ के और पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया। आप समझ सकते हैं इस बात को कि लेखिका को कितना शर्मिंदगी महसूस हुआ होगा, क्योंकि लेखिका तो अपनी मजाकिया अंदाज में पूछी थी कि स्कूल अगर हम बनवाएंगे तो तुम आओगे। तो वो देखिए अब दूसरा दिन, कुछ दिन बाद वो फिर लेखिका को मिल गया और फिर लेखिका से क्या पूछ दिया कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, क्या रेडी हो गया है? इट टेक्स लोंगर टू बिल्ड अ स्कूल। अब लेखिका बोलती है कि समय लगता है स्कूल बनने में। आई से, मैंने कहा। किसने? लेखिका ने। किससे? साहब से। इमरास्ट एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन। अब लेखिका को शर्मिंदगी होता है और लेखिका सोचती है कि न जाने ऐसे इन लोगों से कितने लोग होंगे जो प्रॉमिस तो करते होंगे लेकिन कोई भी पूरा नहीं करते होंगे। किससे? साहब के सिर्फ जिक्र नहीं है इस चैप्टर में, साहब है, साहब के जैसे तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग ऐसे होंगे अभी भी भारत देश में जो पूरे कचरा बीनकर अपना जीवन यापन करते हैं और जिनका उम्र क्या होता है? 14 साल से कम होता है, 18 साल से कम होता है।
न उनके पास रहने का घर है, न उनके पास पैसे हैं कि अच्छा शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर सके। तो उन लोग का एक ही मजबूरी है, देखे होंगे टेंट वगैरह लगा के पुल के नीचे स्टेशन के कहीं किनारे उन लोग रहते हैं, दिन भर खाते पीते हैं, रात को जहां मर्जी वहां रहते हैं। ठीक है, मांगते खाते हैं, चुनते हैं कूड़े कचरा में से जो भी उन लोग को कीमती सामान मिल जाए। बट प्रोमिसेस लाइक माइंड अब्राउड इन द एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। कहता है, लेखिका कहती है जी कि न जाने इस तरह से कितने ही प्रोमिसेस होंगे जो अनेकों बच्चे से किए जाते होंगे इस तरह से, लेकिन कोई कभी किसी का पूरा नहीं किया होगा। हम आप तो समझिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग एक ऐसे घर में जन्म लिए हैं जो कम से कम 2 रोटी का खाना, एक तन पे कपड़ा मिल जा रहा है। लेकिन शायद हम लोग उस बच्चे के बारे में कल्पना कर दीजिए, सोच के देखिए उन लोग के ऊपर क्या बीतता होगा। न उन लोग का एक अच्छा से कपड़ा होता है, न खाने का कुछ वैसा साधन होता है, न रहने का। ठीक है, जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? एक छत चाहिए रहने के लिए, खाना चाहिए, तन पे कपड़ा चाहिए, 3 चीज चाहिए, लेकिन इन लोग के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन्हीं जंग चैप्टर में ऐसी गरीब बच्चों के बारे में जिक्र की गई है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कहता है महीनों बीत गए उन लोग को जानते हुए, किसको? साहब। ठीक है, आई आस्क्ड हिम हिज नेम। अब लेखिका उससे नाम पूछती है, किससे? जो एक बच्चा था। बताता है वो साहेब ही आलम। ही अनाउंस, वो घोषणा करता है, वह बताता है, क्या बताता है? कि साहेब ही आलम नाम है मेरा। लेखिका को बताता है साहेब। ठीक है जी। He does not know what it means। कहता, लेखिका सोचती है कि वह नहीं जानता इसका मतलब, साहेब ई आलम का क्या मतलब है, वह नहीं जानता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह जानता इसका मतलब, ठीक है, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट। अगर वह जान जाएगा अपना मतलब नाम का, तो उसको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा। काम क्या करता है? कूड़े कचरा बीनने का, और उसका नाम क्या है? साहेब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है। ठीक है जी, आगे देखेंगे। ठीक है, unaware of what his name represents, he roams of the streets with his friends, an army of the barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at noon. Over the month I have come to recognize each of them। ठीक है, क्या कहता है, फिर से धरेंगे। Unaware of what his name represents, his roams of the streets with his friends, ठीक है, and army of the barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। कहता है कि जो कूड़े कचरा बीनने वाले होते हैं, देखते हो कि वो लोग ग्रुप में चलते हैं, 1 2 4 अपने समूह में चलते हैं और सब साथ में रहते हैं, कूड़े कचरा बीनते हैं। ठीक है, लेकिन क्या बोलती है, इन बच्चे के बारे में बताती है कि ये जो बच्चे हैं उस बर्ड्स के जैसे हैं, उस पक्षी के जैसा है, जो सुबह तो आते हैं और शाम तक गायब हो जाते हैं। यानी सुबह सुबह जो कचरा कूड़ा कचरा बीनते हैं और शाम को न पता कैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। इसके जैसा तुलना की है, एक बर्ड्स के जैसा तुलना की है। देखिए वो सुबह में भी बर्ड्स चहचहाती है, लेकिन दोपहर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, उसी से। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कुछ महीनों बीत गया, अब लेकर सभी बच्चे को अच्छी तरह से जानने लगी है। साहेब और उसके दोस्तों के बारे में बता रही है लेखिका, ये सबके बारे में जानने हैं। Why aren't you wearing चप्पल्स? अब लेखिका पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? किससे? बच्चे लोगों से बात करती है लेखिका, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? उन लोग का जवाब क्या है? I asked one, एक से मैंने पूछा। किसने पूछा जी? तो लेखिका ने। वो क्या बताता है? My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply। ठीक है, एक बच्चा बताता है कि मेरी माँ अलमारी से उतार के मुझे चप्पल ही नहीं देती है, तो हम क्या पहनेंगे? जब लेखिका पूछती है एक बच्चा से कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, एक से पूछती है, तो बोलता है कि मेरी जो माँ है वो क्या करती है, उतार के अलमीरा से हमको चप्पल ही नहीं देती है। वो आसानी से आंसर देता है। ठीक है, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट
डू नॉट मैच। उसमें से एक बच्चा है जो दो चप्पल दो कलर के पहना था, एक पैर में दूसरा चप्पल और दूसरा पैर में दूसरा चप्पल पहना था। उसी में से एक बताता है, यदि मेरी माँ दे भी देगी तो हम लोग फेंक देते हैं, भुलवा देते हैं, भुला जाता है। एक उस तरह से वो बताता है लेखिका को, एक बच्चा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है, आगे देखेंगे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his life. ठीक है, when I comment on it, मैं इस पर कमेंट करता बता रही है। He shuffled his feet and said nothing. लेकिन क्या करता है जी? Shuffles his feet and says nothing. I want shoes, say a third boy who has never owned a pair of shoes. उसी में से थर्ड लड़का बोलता है, तीसरा लड़का, कि मैंने जिंदगी में आज तक एक पेयर ये एक जोड़ा जूते नहीं पहना। ठीक है, पेयर ऑफ शूज, यस पेयर ऑफ शूज है ना, पेयर ऑल हिज लाइफ, पूरी जिंदगी में एक जोड़ा हम जूता भी नहीं पहने। तीसरा लड़का बताता है, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot in cities on village roads. It is not a lack of money but a tradition to stay barefoot. It is one explanation. इसी में से एक बच्चा बोलता है, जब लेखिका देखती है कहती है कि हम लोग भी, आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे गांव देहात शहर में भी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं जो बिना चप्पल के चलते हैं, बिना जूता के चलते हैं। ठीक है, उसी में से एक लड़का बोलता है कि ये हम लोग का पैसा की कमी नहीं है, एक ट्रेडिशन है, यह परंपरा है जो हम लोग नहीं पहनते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखेंगे कि हम लोग भी कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग छुपाने का कोशिश करते हैं, चाहे दूसरे को दूसरी तरह से बताया जा सके। ठीक है, आगे, if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, लेकिन मुख्य तौर पर आप और हम समझ सकते हैं कि ये जो गरीबी के कारण है, जो बच्चे के पास एक पैर एक जोड़े जूते हैं न चप्पल हैं, रीजन तो यही है। I remember a story of man from Udupi once told me. अब एक लेखिका यहाँ पे जो जिक्र की गई है, एक स्टोरी के बारे में बताई है जी, इतना सा इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, एक स्टोरी लेके अपने से सोचती है, बताती है। सोचिए, कहता है आई रिमेम्बर, उसको एक याद आता है, अ स्टोरी, एक कहानी, मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, एक उदीपी का जगह है, मैन के बारे में बताती है, लेके अपनी सोचती है। एज ए यंग बॉय ही would go to school past an old temple where his father was a priest. एक स्कूल जो बच्चा था स्कूल जाया करता था, ठीक है, उसके पिताजी उसी मंदिर में पुजारी थे। ठीक है, he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. स्कूल जाने के क्रम में जो एक मंदिर आता था, एक बच्चा रुकता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे एक पेयर जूता दिला दीजिए। ठीक है, लिख के बताती है कहानी। ठीक है, 30 years later, कहता 30 साल बाद, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived at the new priest, where there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayers another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boy, like the son of the priest, now wore shoes, but many others, like the ragpickers in my neighborhood, remained shoeless. एक जो बच्चा है जी, स्कूल जाने के क्रम में एक मंदिर पड़ता था, जिसके मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे। ठीक है, वह जाके स्कूल के जाने के टाइम में डेली वो प्रेयर करता, भगवान से मुझे एक पेयर जूता दिलवा दो भगवान। ठीक है, लेखिका कहती है इस कहानी के बारे में, ये बताती है लेखिका। लेकिन कुछ समय 30 साल बाद जब लेखिका वहां जाती है तो देखती है एक बच्चा था, स्कूल से आता है, अपना खटिया वगैरह जो होता है उस पर बैग फेंक देता है, ड्रेस इधर उधर कर देता है। अब लेखिका उसी पर यहाँ लेखिका एक तरह से बताना चाहती है कि समय बीत गया, अब उसके पास तो एक पेयर जूता हो गए। लेखिका दो बच्चों के बीच में कंपेयर यहाँ करना चाह रही है,
कि एक वो बच्चे हैं जिसके पास एक पेयर जूता नहीं है और एक वो बच्चे हैं जिसके पास बहुत सारे जो जूते होते हैं। ठीक है, लेखिका यहाँ जो बता रही है नीचे, दो बच्चों की तुलना कर रही है, अमीरी गरीबी से सोच सकते हैं। ठीक है, क्या करता है, वेयरिंग जो एक बच्चा जो देखती है कि अब वो जो बच्चा था जी सॉक्स जूता भी और मोजा भी सारा पहना हुआ था, अराइव पेटिंग एंड द थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और बेड पर आके स्कूल से फेंक देता है अपना बस्ता को। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस व्हेन ही फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। कहती है, लेखिका बोलती है कि उसके बारे में याद लेखिका का वहां चल जाता है, वो बच्चा को देख के कि आता है, लगता है कि भगवान ने उसका सुन लिया और उसको एक पेयर जूता दे दिया। ठीक है, लेकिन वो भी लेखिका बताती है कि वो ये नहीं चाहता है कि उसका ये जूता थे, एक पेयर जो जूता है कभी जिंदगी में उससे भूले, खोए। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है, यंग बॉय लाइक अ सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज। वो कौन था जी, वही पंडित जी का बेटा था वो। बट मेनी अदर लाइक द रैक पिकर इन माय नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन लेखिका, अब देखिए, अब हम तुरंत बोले थे कि लेखिका कंपेयर कर रही है, लेकिन लेखिका फिर बोल रही है कि ना जाने मेरे पड़ोस में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक जोड़ा जूते नहीं है, एक जोड़ा चप्पल भी नहीं है। किससे कंपेयर कर रही है, वो बच्चा और अपना पड़ोस के बच्चा से लेकर कंपेयर करके क्या बताना चाहती है कि जो हम लोग अपने आप को हीन भाव से देखते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसके पास एक जोड़ा जूते नसीब नहीं होते हैं, एक जोड़ा चप्पल नसीब नहीं होते हैं, 3 टाइम का भोजन नसीब नहीं होता है, एक रहने का छत नसीब नहीं होता है। उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग सोचिए। लेखिका ये हमको सोचने पर मजबूर कर रही है। बताना लेखिका चाह रही है, कंपेयर कर रही है किससे? जो एक उसके पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं, उसको देख के, और जहाँ यहाँ एक बच्चा को देखा जो स्कूल से आता है, जूता-मोजा सारा पहना हुआ था, आके बैग फेंक देता है, वगैरह, उससे कंपेयर कर रही है लेखिका। ठीक है जी? आगे देखेंगे, my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of the Delhi 8 miles away from it. Metamorphically, those who live there are the equators who come from Bangladesh back in 1971. ठीक है जी, तो 1971 बांग्लादेश किससे आजाद हुआ था जी? पाकिस्तान से। कमेंट में बताइए, 1971 में बांग्लादेश हुआ था, किससे आजाद हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। था अब ऐसे पढ़ेंगे, my acquaintance with the barefoot red pickers leaders to me Simapuri, a place on the periphery of Delhi 8 miles away from it metamorphically। ठीक है, लेखिका कंपेयर फिर कर रही है, कहती है कि जो इन लोग जो रहते हैं वो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली दिल्ली ही ना है, हाँ, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। जो इन लोग जो रहते हैं दिल्ली से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन लेखिका एक तरफ ये भी बता रही है कि जो वो उच्च नीच अमीरी गरीबी है वो कोसों मील दूर है, जो यहाँ के लोग रहते हैं और जो दिल्ली के लोग रहते हैं उनमें डिस्टेंस लेके बताते, डिस्टेंस में ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं और जो दिल्ली के लोग हैं उनके रहने सहन, अमीरी गरीबी का जमीन आसमान का फर्क बता रही है, तुलना करिए फिर यहाँ लेखिका। ठीक है, कहता है साहेब फैमिली इज अमंग देम। कहता है कि उसी में से साहेब एक है। कौन साहेब है? उसी में से कौन है? जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। ठीक है, सीमापुरी वाज वन ऑफ द वाइल्डनेस। सीमापुरी उसी में से एक था। ठीक है जी, वाइल्डनेस, it still is, but it is no longer empty in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drains or running water, live in 10,000 rag picker। कहता है कि 10,000 rag picker जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं जी? जो सीमापुरी में रहते हैं जी। अब उनका जो घर के बारे में लिख के बता रही है कि ना उनके घर अच्छा रहता है, मड यानी कि मट्टी का रहता है, रूप्स जो होता है टीन का होता है, जो घर का जो उसे किनारे किनारे होता है वो प्लास्टिक वगैरह का होते हैं, और वही एक तंग गलिया में से कूड़े कचरे वाले नालियां निकलते हैं, उन्हीं में से बच्चे रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, खाते हैं। आप लोग खुद देखे होंगे, कहीं कहीं ऐसा देखे होंगे, आप लोग कहीं जाते होंगे रोड के किनारे, स्टेशन के किनारे, बस स्टैंड के किनारे,
छोटा सा ही जगह में 10, 20, 50 छोटे-छोटे तारपोलिन के घर होते हैं, यानी कि टेंट होते हैं प्लास्टिक के, उसी में लोग रहते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं, इधर कचरा, उधर कचरा, इधर कचरा और आप और हम जाएँगे तो शायद वहाँ पे हम लोग को गंध भी सहन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन लोग अपना जीवन यापन उसी में करते हैं। तंग गलियाँ रहती है, छोटी-सी गली रहती है, उधर से इधर से पानी निकल रहा है, उधर से पानी निकल रहा है। वही सब लेखिका बता रही है, लेकिन फिर भी 10,000 लोग वहाँ कूड़े-कचरा बीनने का काम करते हैं। They have lived here of the more than 30 years without an identity। कहता है कि हमको लगता है लेखिका बताती है कि 30 साल से अधिक से भी लोग वहाँ रहते हैं विथआउट आइडेंटिटी, बिना कोई पहचान के। without permits but बिना कुछ परमिशन के but with ration card that get their names on the voter list and enable them to buy grain। लेकिन उनका जो है नाम वोटर आईडी में भी है, कहाँ बताते हैं, वोटर आईडी है और राशन कार्ड भी है जिससे उनको भोजन कुछ कुछ मिल जाता है, अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब लेखिका बताती है, कहती है कि भोजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी का पहचान से। आपको खाना इम्पोर्टेंट है कि किसी का पहचान इम्पोर्टेंट है, तो आपको अब हमको लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक भोजन, दो वक्त की रोटी जरूरत है, पहचान हो या ना हो। वही लेके बता रही है कि इन जो बच्चे हैं इन लोग के लिए क्या है जी, भोजन इम्पोर्टेंट है, पहचान इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। If at the end of the day he can fill our family and go to bed without an aching stomach, we could rather live in here in the field that gave us a grain। ठीक है। अब यहाँ क्या लिख क्या कहती है, देखिएगा समझिएगा। If at the end of the day कहता है कि दिन के लास्ट में we can feed our meals and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave you no grain। ठीक है। लेखिका बताती है कि आप सोच सकते हैं कि उन लोग का इतना ही काफ़ी है कि जो बेड पे जाने से पहले उन लोग 2 वक़्त की भोजन कर लेते हैं और जाके आराम से अपना सुख से, अपने शांति से सो जाते हैं। Say a group of the women in the starred sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field of the rivers। ठीक है। अब उसी में से एक जो लेखिका है, एक औरत से पूछती है जिसका साड़ी फटा हुआ था कि आप लोग वहां क्यों अपना ब्यूटीफुल, यानी कि जो भी जहां जन्म लेता है उसके लिए वो भी सबसे महान हो जाता है, वो कैसा भी जगह हो लेकिन वही उसके लिए सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है जी, सबसे अच्छा हो जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन द सर्वाइवल। अब क्या करती है जी, समय बीतते जाता है, जो उन लोग आए थे उनका भी बच्चा बड़ा बड़ा हो जाता है, उन लोग भी कूड़े कचरा चुनने लगता है, अब उसका भी शादी ब्याह हो जाएगा, उसका भी छोटा वाला बच्चा बड़ा हो जाएगा और उन लोग भी उसका साथ देने लगते हैं, उन्हें पार्टनर हो जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकर थ्रू द ईयर्स इट वाज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम is gold, it is their daily bread, a roof over their heads, even it is a leaking roof, but for a child is a even more। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बताती है कि गार्बेज इज टू बी ज गोल्ड, कहता है गार्बेज उन लोग के सोने के जैसा है, कीमती है। इट इज अ देयर डेली ब्रेड और रूफ ओवर हेयर हेड, और उन लोग का एक भोजन मिल जाता है, एक रोटी मिल जाता है और एक छत मिल जाता है सर ढकने के लिए। इवन इट इज अ लीकिंग ऑफ रूफ, भले उसका छत से पानी क्यों न चूता हो, टपकता हो, बट फॉर अ चिल्ड्रन इज इवन मोर, लेकिन उन लोग का क्या कहते हैं, बट फॉर अ चाइल्ड इज टू इवन मोर, लेकिन उन लोग का भी बच्चा जरूरत है। आगे देखेंगे। आई समटाइम्स फाइंड रुपीज, कहता है कभी कभी हम पैसे भी पा लेते हैं। इवन 10 रुपीज नोट, कभी कभी हम लोग 10 रुपए भी पा लेते हैं। साहेब से, साहेब बताता है हिज आईज लाइटिंग अप, और उसकी आंख में एक चमक थी बताते समय। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ द गार्बेज यू वोंट स्टॉप स्क्रोजिंग फॉर देयर इज अ होप ऑफ द फाइंडिंग मोर। अब लेखिका कहती है, सोचती है अपने बारे में कि इन लोग की कभी कभी 10 रुपया मिलता है, यदि कभी कभी इन लोग के एक चांदी का सिक्का भी मिल गया तो कभी इन लोग कूड़े कचरा बीनना बंद नहीं करेंगे, चलो आज हमको तो मिल गया। ठीक है।
For there is hope in the finding more, और उन लोग और अधिक से अधिक खोजने का, तलाशी का इंतजार करेंगे कि काश और हमें मुझे कुछ मिल जाता इस कूड़े का चाहते। It seems that the children garbage has a meaning different from that is meant of their parents. For the children it is a wrapped in wonder, for the elders in a mean of the survival. अब क्या करते हैं, ये जो लेखिका जो बताती है बाबू लोग, बांग्लादेश जो उन लोग आए थे बांग्लादेश से, जो रहने, जो गरीब थे, कूड़े कचरा बीनने वाले का काम करते हैं, उनके बारे में लेखिका बताई है आगे। विंटर मॉर्निंग, वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सुबह का समय है, ठंडा का दिन था। आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फ्रंट गेट ऑफ द neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis। ठीक है, जो लेखिका है बाबू, देखती है कि एक दिन साहब खड़ा था, जो लोग टेनिस खेल रहे थे उसका फील्ड के बाहर खड़ा था। आई लाइक द गेम, वो बताता है मुझे यह खेल पसंद है। ही होम्स wanted to the watch it standing behind the fence। I go inside, then no one is around। He admits the gatekeeper lets me use of the swing। और वो लेखिका के बताता है यदि कोई नहीं रहता है इसके अंदर, जो खेलने के मैदान था, तो मैं कभी कभी चल जाता हूँ, तो जो वहाँ का गार्ड है मुझे झूला भी झेलने देता है। यानी कि जो वहाँ पे झूला वगैरह नहीं लगाया जाता पार्क वगैरह में, वैसी में बताता है लेखिका का कौन, साहब बताता है। साहब is too wearing tennis shoes that look strange over his discard shirt and shorts, sometimes gave them to me। She says in the manner of the explanation, the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। वो लेखिका को बताता है या कहता है कि उसके पास जो एक था पेयर शूज भी था, लेकिन जो उन लोग बच्चे खेलते थे, एक जूते में छेद हो गया था, होल हो गया था, इसके कारण उन लोग जिसका यूजलेस नहीं होता है वो फेंक देता है, तो उससे वही वो मिल गया था किसको, साहब को, एक पेयर शूज। क्यों मिल गया था, जो उन लोग बच्चे लोग खेल रहे थे उन लोग का हो सकता है कि रिफ्यूज हो गया, खराब हो गया, तो लोग फेंक देते हैं, इसी को दे दिए थे, यही बात है। ठीक है, द फैक्ट दैट, कहता है सच, द फैक्ट दैट दे आर डिस्क्योर्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कोई अमीर बच्चे लोग रहते हैं जो उसको फेंक देते हैं, नहीं पहनते हैं, वही इसको मिल गया था, मैं तो पढ़ा दिए थे। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट इवन शूज विथ अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो आइडेंटिटी इज आउट ऑफ हिज रीच। कहता है कि जो छेद हो गया था जूता में, वो रिच बॉय के द्वारा दे दिया गया था, फेंक दिया गया था, इसको ले गया था, तो वो बच्चा का एक सपना पूरा जैसा होना था जो कभी अपना जिंदगी में एक पेयर शूज नहीं पहना था जी। लेकिन कहता है वो जो बच्चा की उसको तो शूज मिल गया है, एक ख्वाहिश पूरा हो गया, लेकिन ये भी वो चाहता है कि ये जो खेल हो रहा है तो मुझे बहुत पसंद है, इससे अभी भी हम दूर हैं। ठीक है, दिस मॉर्निंग, एक दिन सुबह में, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। साहेब एक मिल्क बूथ पर खड़ा था, इन हिज हैंड इन द स्टील कोनिस्टर, और स्टील का एक केन था उसके हाथों में। आई नो वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेड पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। और वो बताता है, लेखिका को इशारा करता है कि अब हम यहाँ रहते हैं, लेखिका ठीक है इशारा करता है, ऐसे ऐसे करता है कि अब हम यहीं रहते हैं, टी स्टॉल में काम करते हैं, लेखिका को बताता है। आई एम पेड 18 रुपीज एंड ऑल मील्स, मुझे 800 रुपये देता है और भोजन भी देता है। अब भोजन कै टाइम करता होगा, 2 टाइम, तो 2 टाइम, 3 टाइम का 3। डज ही लाइक द जॉब, पूछती है वो, क्या तुम्हें यह काम पसंद है। आई आस्क्ड हिज फेस, आई आस्क्ड, वो पूछा, कौन, ले क्या पूछती है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसके जो चेहरे पर थे, जो स्वतंत्रता था, जो अलग खुशी थी, वो नहीं थी। द स्ट्रीट्स को कोनिस्टर seems heavier than the plastics which he would carry so lightly। अब लेखिका बताती है, लेखिका कहती है कि जो वो प्लास्टिक लेके चलता था जिसमें पूरे कचरा चुनता था कंधे पर,
उससे ज्यादा वजन कहीं उसको केन लग रहा है जो टी स्टोल में काम कर रहा होगा, क्योंकि लेखिका यहाँ ये बताना चाहती है कि अपना जो काम होता है अपना होता है, या कितना भी छोटा काम ना हो या कितना भी बड़ा काम ना हो, अपना अपना होता है। लेकिन अब साहब दूसरे के अंडर में चल गया है, दूसरे के कहे अनुसार काम करेगा, लेकिन अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रह गया है। ठीक है, ओवर हिज शोल्डर कहता है द बैग वाज हिज, the consist belong to the man who owned in the tea shop. साहब is no longer than his master. अब कहता है कि जो साहब था अपना मालिक नहीं था, क्यों? क्योंकि दूसरे का काम करने लगा था साहब। ठीक है ना? इससे क्वेश्चन है बाबू, व्हाट, कोशिश करेंगे बनाने का, आप लोग का अगर स्टोरी समझ में आ गया होता। What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? What is Sahib looking for in the garbage dump? तो साहब था गार्बेज डंप में क्या खोजता था? तो साहब इज लुकिंग गोल्ड इन द गार्बेज डंप। गोल्ड का मतलब कूड़े कचरा जो उसके लिए कीमती था। वेयर इज वेयर इज ही, अभी कहाँ रहता है और वो कहाँ से आया था? ठीक है जी, आंसर बताइएगा आप लोग। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? कहता है what explanation does the author offer for the children not wearing the footwear? ठीक है, कहता है कि क्या लेखिका उसके बारे में बताती है जो बच्चे हैं और जिनको पैर में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, क्या वो बताती है? कि वो कहती है कि उन लोग कहते हैं कि ट्रेडिशन है, एक परंपरा है जो ये लोग जूता चप्पल नहीं पहनते हैं। इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टोर, एक्सप्लेन। कहता है बताइए कि क्या साहेब खुश है टी स्टॉल में काम करते? तो लेखिका यहाँ बताती है कि साहब शायद अब खुश नहीं है क्योंकि वो अपने मालिक खुद का नहीं हो गया। आप खुद और हम खुद सोचिए, समझिए, यदि हम लोग छोटा से छोटा भी काम करते हैं तो हम लोग का होता है, जो अपना होता है, हम लोग उसका मालिक होते हैं। जब मर्जी घर चल जाए, जब मर्जी जहाँ चल जाए। यदि आप किसी दूसरे के अंडर में काम करते हैं तो कहीं जाना है तो आपको परमिशन लेना रहता है, कुछ करना रहता है, उससे पूछना होता है। तो यही लेखिका इसमें बताई है कि जो साहब है अब खुद का मालिक नहीं है क्योंकि वो अब टी स्टोर में काम करने लगा है। जो साहब का जो बोरा लेकर ऐसे जो कंधे पर चलता था, कूड़े कचरा बीनता था, वहीं उससे ज्यादा वजन उसको जो केन बोला है, जो केन बताई है, जो दूध लेके केन जा रहा था, वहीं उससे ज्यादा वजन है। क्यों लेखिका इस तरह से जिक्र की है? क्योंकि लेखिका कहती है कि वो खुद का मालिक नहीं है। अब लेख ठीक है, चैप्टर 2 था जी लोस्ट स्प्रिंग का। मुझे आशा नहीं पूरे विश्वास है कि समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से दूसरी तरफ से और समझाएंगे। ठीक है, तो पर क्लासेस 1 मिलियन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।